हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चर्चा विद गौरांश के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, यूपी टीईटी, सेंटर टीईटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें भी हिंदी पूछी जाती है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हिंदी की लगातार प्रैक्टिसेस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। एक और नई प्रैक्टिस के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। और अगर आपने अभी तक चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न दिया है, साहित्य में रस का क्या अर्थ है। आपसे पूछा गया है साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है। साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। तो आपको बता दूं कि साहित्य में रस का जो अर्थ होता है वो होता है साहित्य से मिलने वाली आनंद की अनुभूति। साहित्य से जो आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसे ही रस कहते हैं। साहित्य में रस को कहते हैं साहित्य में मिलने वाली आनंद की अनुभूति जब होती है उसे हम रस कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। आपसे पूछा गया है दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। आपसे चरण की बात की गई है। 2 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं या 4 चरण होते हैं। तो आपको बता दूं दोहा में जो होते हैं वो 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोहा में 4 चरण होते हैं। पहला, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 चरण होते हैं। और इन चारों चरण में पहला और तीसरा चरण, इनमें 13-13 मात्राएं होती हैं। 13-13 मात्राएं होती हैं। और दूसरा और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे ऑप्शन उदाहरण है इसका, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बनेरो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। इनमें जो श्री गुरुचरण सरोज रज, इसमें 13 मात्राएं हैं। उसके बाद निज मन मुकुर सुधार, इसमें 11 मात्राएं हैं। बनेरव रघुबर विमल जसु, इसमें 13 मात्राएं हैं। जो दायक फल चारु, इसमें 11 मात्राएं हैं। इसी प्रकार से दोहा में 4 चरण होते हैं और 13 पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए यहाँ पर पूछा है दोहा छंद में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य कौन उत्पन्न करता है। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं। तो आपको बता दूं, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से जो सौंदर्य उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अलंकार। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलंकार कहते हैं। अलंकार के आपको पता ही होगा, अलंकार के 3 भेद होते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं। कहीं कहीं 2 भेद देखने को मिलेंगे, लेकिन आपकी परीक्षा के ध्यान से रखते हुए 3 भेद मुख्य हैं। यहाँ पर 3 भेद आप पढ़ेंगे। जैसे पहला होता है शब्दालंकार, पहला शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार, अर्थालंकार, और तीसरा होता है अर्थालंकार, और तीसरा होता है उभय अलंकार, उभया अलंकार। तो ये 3 भेद अलंकार के भेद होते हैं। आपसे पूछा है शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है, वो करता है अलंकार। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, या र ला व य र ल व किस प्रकार के व्यंजन हैं। आपसे पूछा है या र ला व किस प्रकार के व्यंजन हैं। क्या ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है या आयोगवाह है। तो आपको बता दूं, व्यंजन पूछा है तो हिंदी में जो व्यंजनों की संख्या होती है वो होती है 33। 33 हिंदी में व्यंजनों की संख्या होती है। और उसमें या रा ला वा जो होते हैं ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपसे पूछा है
कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कृपा, मित्र, कार्य और त्योहार। तो आपसे स्त्रीलिंग पूछा है तो संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा जाति का बोध होता है, यानी स्त्री लिंग और पुल्लिंग, यानी स्त्री जाति का या पुरुष जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कहते हैं। जैसे जैसे देखिए यहाँ पर त्योहार, कार्य, मित्र और कृपा, इसमें कृपा में आपका स्त्रीलिंग है, जबकि मित्र, कार्य और त्योहार इन तीनों में आपका क्या है, पुल्लिंग है, यहाँ पर स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्त्रीलिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वचन किसका बोध कराता है। वचन किसका बोध कराता है। प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के एक होने का, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के लिंग का। देखिए वचन जो है वो वचन जो होता है वो प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है। एक वस्तु है या अनेक वस्तु है, प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। उसने टेढ़ी चाल चली में कौन सा कारक है। देखिए क्या कर्म कारक है कि संबंध कारक है, अधिकरण कारक है या कर्ता कारक है। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। तो उसने टेढ़ी चाल चली में कर्ता कारक होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्ता कारक। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। कौन से वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीनमा बहनें हैं। आपसे पूछा है किसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो आपको बता दूं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे, तो यहाँ पर मैं, ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है। तू, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सर्वनाम है। आपसे पूछा है सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है। विशेषण जो है वो किस शब्द की विशेषता बताता है। संज्ञा की, कारक की, क्रिया की, वचन की। इसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से विशेषण किसकी विशेषता बताता है, तो यहाँ पर संज्ञा की विशेषता बताता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैसे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। सर्वनाम की भी विशेषता बताता है, लेकिन ऑप्शन में संज्ञा दी है तो आप सिर्फ संज्ञा को चूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संज्ञा की विशेषता बताता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 6 या 2। तो आपको बता दूं, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, 2। पहला सकर्मक, दूसरा अकर्मक। पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक, ये 2 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। व्याकरण में पूछ रहा है काल का क्या अर्थ है, अंत, समय, पीड़ा या मृत्यु। तो देखिए काल, व्याकरण में काल को समय कहा गया है, समय। व्याकरण में काल को कहा गया है समय, सॉरी, व्याकरण में काल को कहा गया है समय। तो न अंत होगा, न पीड़ा होगा, न मृत्यु होगा, लेकिन होगा क्या, समय। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह ताले की चाबी है
रेखांकित में कौन सा कारक है। देखिए यहाँ पर ताले की को अंडरलाइन किया है और इसमें पूछ रहा है रेखांकित में कौन सा कारक है। ताले की चाबी में कौन सा कारक है। क्या संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, करण कारक है या कर्ता कारक है। तो आपको बता दूं यह ताले की चाबी में जो है संप्रदान कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को या के लिए होती है। इसके 8 कारक होते हैं। संप्रदान कारक जो है हिंदी में जो कारकों की संख्या है वो 8 है। हिंदी में कारकों की संख्या जो है वो 8 है। यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है पूछ रहा है। यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है। संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, करण कारक है या कर्ता कारक है। तो देखिए जब किसी को कुछ दिया जाए या उससे कुछ लिया जाए तो उसमें संप्रदान कारक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह ताले की चाबी है। ऑप्शन नंबर ए संप्रदान कारक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी में निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है पूछ रहा है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है। भवदीय, डिबिया, साध्वी या संचालक। पुल्लिंग पूछ रहा है आपसे। तो देखिए पुल्लिंग पूछ रहा है तो भवदीय, डिबिया, संचालक और साध्वी, इसमें चारों में बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आपको बता दूं संचालक शब्द ये आपका पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बाकी ये तीनों शब्द जो हैं साध्वी, डिबिया और भवदीय, ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। संचालक आपका पुल्लिंग शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आपसे पूछ रहा है तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है शोक, पृथ्वी, चंद्र और परख। आपसे तत्सम नहीं पूछ रहा है। तो देखिए परख शब्द जो है ये परख, ये आपका तत्सम नहीं होता। जबकि शोक, पृथ्वी और चंद्र ये तीनों के तीनों तत्सम होते हैं। इसलिए परख ये आप इसका तत्सम जो अगर आप जानना चाहें तो परख का सब तत्सम होता है परीक्षा। परीक्षा का तद्भव होता है परख और परख का तत्सम होता है परीक्षा। इसलिए तत्सम नहीं पूछा गया तो परख तत्सम नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो देखिए तद्भव की जो ऑप्शंस हैं उसको आपको चूज करना है। देखिए आग, जीभ, घर, पत्र, फूल, हाथी, बरखा, रात, सत्य, उच्च, दुर्बल, पुष्प। तद्भव बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर आग तद्भव है, जीभ तद्भव है, घर तद्भव है। तो आपसे सभी शब्द तद्भव पूछे गए हैं तो सभी शब्द इसमें ऑप्शन नंबर ए में ही तद्भव हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दूध का पर्याय नहीं है पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से दूध का पर्याय नहीं है, दूध का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। दुग्ध, पय, गौरस या अमीय। आपसे पूछा है दूध का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए दूध का पर्यायवाची दुग्ध भी होता है, पय भी होता है और गौरस भी होता है। ये तीनों दुग्ध के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन अमीय ये अमृत का पर्यायवाची होता है। अमीय, पीयूष, सुधा ये अमृत के पर्यायवाची होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पर्यायवाची नहीं पूछा है, दूध का पर्यायवाची नहीं है। तो अमीय आप दूध का पर्यायवाची नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सापेक्ष का विलोम शब्द है। आपसे पूछा है सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा। निरपेक्ष, परोध, प्रतिपक्ष या स्पष्ट। तो आपको बता दूं सापेक्ष का जो विलोम होगा वो होगा निरपेक्ष। सापेक्ष का विलोम जो होगा वो होगा निरपेक्ष। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सापेक्ष का विलोम शब्द होगा निरपेक्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द का चयन कीजिए। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्दों का समूहों का चयन करना है। अंक का अनेकार्थी क्या होगा? देखिए, अंक माने, एक अंक माने होता है गोद, एक अंक माने होता है संख्या, और एक अंक माने होता है अध्याय। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंक माने गोद, अंक माने संख्या, अंक माने अध्याय, तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो अपराध बोध से होने वाली ग्लानि को क्या कहते हैं बताना है। क्या लज्जा कहते हैं, निंदा कहते हैं, आत्मग्लानि कहते हैं, या पश्चाताप कहते हैं? तो अपराध से होने वाली ग्लानि को कहते हैं पश्चाताप। पश्चाताप ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब कोई अपराध कर लो और आपको स्वयं उस अपराध को लेकर गिल्टी यानी ग्लानि हो रही है तो उसको कहते हैं पछताना यानी पश्चाताप करना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चिर और चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। चिर और चीर के सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, ये जो चिर है, इस चिर माने होता है पुराना, पुराना, और ये जो चीर है, इस चीर माने होता है वस्त्र। तो देखिए, पुराना डैश वस्त्र कौन सा ऑप्शन है? लंबा प्राचीन, ये होगा नहीं। वस्त्र पुराना, पेड़ पुराना वस्त्र, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सम उपसर्ग से बना शब्द है। सम उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है बताना है। संयोग, सुकर्म, संभव भाव या स्वयं? तो आपको बता दूं, सम उपसर्ग से जो शब्द बना है वो होगा संयोग, क्योंकि इसको आप ऐसे कर सकते हैं, सम प्लस योग, ये संयोग बनेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संयोग ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? गीला, ला, इला या ईला? तो आपको बता दूं, रंगीला शब्द में ईला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ईला। और इससे बनने वाले अन्य भी शब्द हैं, जैसे पथरीला, खर्चीला, लजीला, इस प्रकार से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है या दीर्घ संधि है? तो आपको बता दूं, सूर्योदय, सूर्योदय में जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। और सूर्य प्लस उदय यानी इसमें ये जब मिलकर बनता है तो बनता है सूर्योदय, इसलिए यहाँ पर गुण संधि है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में गुण संधि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। आपसे पूछा है शुद्ध वाक्य का चयन करें। उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है या उसे शिमला जाना है? देखिए, उसका शिमला जाना है ये ऑप्शन गलत है, उसने शिमला जाना है ये भी गलत है, उससे शिमला जाना है ये भी गलत है, उसे शिमला जाना है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उसे शिमला जाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सज्जन शब्द में समास है। आपसे सज्जन शब्द में समास पूछा है। सज्जन शब्द में समास पूछा है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष, देखिए दो बार हो गया तत्पुरुष, द्विगु समास। तब देखिए, ये तत्पुरुष समास तो है नहीं तो ये भी काट जाएगा। अब द्विगु होगा या कर्मधारय होगा? तो द्विगु समास संख्यावाची, ये भी नहीं होगा। कर्मधारय, सज्जन, सत प्लस जन, यानी कर्मधारय, विशेषता बता रहा। ऑप्शन नंबर डी बी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय समास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, 7 होते हैं या 3 होते हैं? तो आपको बता दूं, वाच्य के 3 भेद होते हैं।
ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाच्य के 3 भेद होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला भेद होता है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। दूसरा भेद होता है कर्मवाच्य और तीसरा भेद होता है भाववाच्य, भाववाच्य। ये 3 भेद होते हैं। चलिए, तो वाच्य के कितने भेद होते हैं पूछा है, तो 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। अव्यय का भेद पूछा है और रेखांकित पद यहाँ पर इसमें रेखांकित कर लीजिए, नहीं हुआ है, दिन भर में, दिन भर में। तो देखिए, किसी शब्द पर जब जोर दिया जाता है, वह दिन भर पढ़ता है, वाक्य जब दिन भर शब्द पर जोर दिया जाए तो वहाँ पर निपात होता है, वहाँ पर निपात होता है। परिणामवाची नहीं होगा, समुच्चय बोधक नहीं होगा, भाववाची नहीं होगा, होगा क्या, निपात। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये अव्यय का भेद होता है, निपात। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विराम चिन्ह का नाम बताइए। जो विराम चिन्ह है इसका नाम बताना है। तो प्रश्नवाचक, क्या प्रश्नवाचक होगा, अल्प विराम होगा, पूर्ण विराम होगा या विस्मयादि बोधक होगा। तो आपको बता दूं, प्रश्नवाचक शब्द का चिन्ह ऐसे होता है, अल्प विराम, अल्प विराम होता है ऐसे। उसके बाद आता है पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम होता है ऐसे, ये पूर्ण विराम है, ये पूर्ण विराम है। उसके बाद विस्मयादि बोधक, तो विस्मयादि बोधक होता है ऐसे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विस्मयादि बोधक। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल की खाल निकालना, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ बताइए। बढ़ा चढ़ाकर बताना या कहना, गुण दोष की परख करना, बहुत मीन मेख निकालना, मुश्किल काम करना। तो आपको बता दूं, बाल की खाल निकालना मतलब होता है बहुत मीन मेख करना, मतलब एक किसी चीज़ की जड़ तक जाना, मीन मेख करना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। आपसे पूछा है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। थोड़े दिन का सुख या गुण परखना, 4 दिन चंद्र दिखाना, मुश्किल काम करना। देखिए, 4 दिन की चांदनी, यही समझ में आ रहा है कि 4 दिन चांदी चांदी, उसके बाद फिर रात, यानी मतलब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी थोड़े दिन का सुख, थोड़े दिन का सुख। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कामायनी के रचनाकार हैं। आपसे पूछा गया है, कामायनी के रचनाकार हैं, क्या निराला जी हैं, क्या पंत जी हैं, क्या रामचंद्र शुक्ल जी हैं या जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आपको बता दूं, कामायनी के जो रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। और ये जो कामायनी है ये 1936 में जो है प्रकाशित हुई थी, 1936 में प्रकाशित हुई थी। इस महाकाव्य, ये कामायनी इनका एक महाकाव्य है। इसमें क्या है, 15 सर्ग हैं, 15 सर्ग। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, फैक्ट है। 1936 में प्रकाशित हुई थी, इसमें 15 सर्ग हैं। चलिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के कवि हैं। आपसे पूछा जा रहा है, रीतिकाल के कवि कौन हैं। क्या तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी या वृंद जी हैं। तो आपको बता दूं, जो रीतिकाल के कवि हैं, वो रीतिकाल के कवि जो हैं वो वृंद जी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वृंद रीतिकाल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है ये प्रश्नों की श्रृंखला यानी ये वाला सेशन भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।